हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही आपके सबसे इम्पोर्टेंट श्रृंखला लेकर के आया हूं, जिसका आज ये 5वां भाग है। ये है यूपी SSSC पेट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ आपसे, क्योंकि जो बच्चे पहली बार पेट 2023 देने जा रहे हैं उन्हें अभी आइडिया नहीं है, वो अभी जानते नहीं हैं कि पहले क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आयोग ने अपने सिलेबस को कहां कहां से टच किया है और किस लेवल पे टच किया है। ठीक है, देखिए सिलेबस पूरा दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सिलेबस देखा और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। जो आपका सिलेबस दिया है ना, उसमें भी अगर एक पॉइंट दे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें भी लेवल होते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब आयोग क्या हल्के क्वेश्चन देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, या मीडियम रेंज के देता है, या फिर हाई क्वालिटी के दे देता है, तो ये आपको आइडिया कहाँ से लगेगा? सिलेबस पढ़ के तो लगेगा नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप पहली चीज़ तो सिलेबस कंप्लीट करिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और तीसरा जो रामबाण हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से आपने क्या क्या कर लिया? पहला तो आपने सिलेबस रेडी कर लिया, अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, आपकी आधी तैयारी पहले ही कंप्लीट हो गई। दूसरा चीज़, आपने प्रीवियस ईयर देख लिया, जो आपके सिलेबस कंप्लीट करने में कुछ कमी रह गई थी, जो लेवल आपने मेंटेन नहीं किया था, वो आपको लेवल मेंटेन हो जाएगा। लेवल भी मेंटेन हो गया, अब आप कर डालिए क्या? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो लेवल भी मेंटेन है, सिलेबस भी कंप्लीट है। अब आपको अपना लेवल स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि अभी कुछ जो थोड़ा बहुत बचा है हम उसे फिर से पढ़ लें। ठीक है, तो आइए समय को बिल्कुल भी खराब किए बगैर देखते हैं कि आयोग ने पिछले वर्ष में, क्योंकि 2 ही बार हुआ है, 2021 में और 2022 में, और आने वाला पेट जो है आपका 2023 अक्टूबर में डिसाइडेड है, जिसकी डेट भी आ चुकी है। इसलिए आप अपना टाइम बिल्कुल खराब ना करें, और अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टाटा पावर सोलर स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, क्या है ये? भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग मतलब तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। ये किस राज्य में है? भारत के असम में है, केरल में है, बिहार में है, या फिर ओडिशा में है? तो ये जो है आपकी कहां पर है? ये केरल में है। कहां पर है? केरल में है। ध्यान दीजिएगा कि जो टाटा पावर की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है वो कहां पर है? वो केरल में है। ठीक है, कहां पर है? केरल में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन विच कंट्रीज द 21 days joint exercise वज्र प्रहार 2022 concluded in हिमाचल प्रदेश? ये क्या है? एक्सरसाइज है, जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। इसमें आपको क्या करना होता है? 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ती हैं कि किन देशों के बीच में हुआ। कभी कभी ये सिर्फ 2 देशों के बीच में होती है ज्वाइंट एक्सरसाइज, या फिर कभी कभी 2 से ज़्यादा देशों के बीच में ये होती है। तो आपको इन देशों के नाम याद रखने चाहिए। दूसरी चीज, इनका स्थान कहाँ पर है, किस जगह पर ये हुई है। ठीक है, तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन एक्सरसाइजेस के नाम आपको याद होने चाहिए कि वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ, किन 2 देशों के बीच में हुआ, किस स्थान पर हुआ। 2 देशों के बीच में भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में भी हो सकता है। ये क्या एयरफोर्स की भी एक्सरसाइजेस होती हैं, नेवल की भी होती हैं और मिलिट्री की भी होती हैं, तीनों की एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और भारत, या फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इट मीन्स इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें तीनों चीज आपको मिल गई ना कि कहां पर हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? वज्र प्रहार है। एक्सरसाइज का क्या नाम है? आपका वज्र प्रहार है। और किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, इन जुलाई 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अनाउंस अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA टू एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स। क्या मतलब इसका? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या फिर विप्रो है, या फिर टाटा इंटरप्राइजेस है, या फिर ONGC है। तो ये जो घोषणा की गई है, समझौते की जो साझेदारी की है, ये की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में। किसके बीच में की गई है? रिलायंस किसके साथ की गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन जुलाई 2022 कॉफी बोर्ड हैज साइंड एज MOU with whom to develop climate resistance varieties of the coffee crop। क्या मतलब है इसका? जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? TNAU या इसरो या फिर DRDO या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समझौता हुआ है जलवायु प्रतिरोधी किस्मों का, ये हुआ है इसरो के साथ। किसके साथ हुआ है? इसरो के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, इसका मतलब है कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है? क्या वो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वेल नोन है कि भारत की जो सबसे लंबी देश शेयर करता है बाउंड्री, वो है अपना बांग्लादेश, ठीक है। वो कौन शेयर करता है भारत के साथ? बांग्लादेश करता है। नेक्स्ट वन, विच एमंग द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ इजराइल। मैंने कल भी बताया था आपको पढ़ाते समय कि कंट्री की कैपिटल, कंट्री की करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है, बगदाद है, डबलिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल की राजधानी है आपकी जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम, ठीक है। अगला देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डार्क कर्मयोगी पोर्टल इज। डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, या फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, या फिर जनता की भागीदारी। तो ये क्या है? इनहेंस द कॉम्पिटेंसाइज ऑफ अबाउट 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है इसका उद्देश्य। किसका? डार्क कर्म योगी पोर्टल का, ठीक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में है? झारखंड में है, ओडिशा में है, कर्नाटक में है, या गुजरात में है? तो जो विधान परिषद है भारत के, कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटका राज्य में है या कर्नाटक में है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे। कौन सा दिन जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है? 8 फरवरी, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, या फिर 8 नवंबर। तो ये दिन और दिवस वाले सवाल हैं, ये भी जरूर आएंगे हर बार। हर उसके शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आए हैं, दिवस वाले, सन्नाभ्यास वाले, कैपिटल वाले, और जो आपकी मुद्रा है, करेंसी, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आए हैं, इस बार भी आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्या है ये? इनमें से कौन सा भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? क्या चीज़ है? कुर्ग है, मसूरी है, श्रीनगर है, या फिर दार्जिलिंग है? तो ये कुर्ग को कहा जाता है। कुर्ग को कहा जाता है क्या? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, या भारत का स्कॉटलैंड। तो किसको कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड? कुर्ग को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। डैश आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा। कला, कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी, लघु कला, सांझी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका सांझी है, सांझी आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा। कौन सी आर्ट है ये? सांझी आर्ट है, ध्यान रखिएगा। कला एवं संस्कृति से रिलेटेड सवाल है ये उत्तर प्रदेश के।
विच एमंग द फॉलोइंग इज 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014? निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? तो ये राज्य है आपका 29वां राज्य है आपका तेलंगाना। कौन सा है ये? तेलंगाना। कब बनाया गया? 2014 में। कब बनाया गया? 2014 में। ठीक है, अगला देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट फेमस बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ? इसमें से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी है? ये आपका महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो कहानी है वो किसके साथ है? वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ इमिटेड व्हाट विच हीट द लोअर एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती हैं? जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को करती हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन को करती हैं या विजिबल लाइट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये किसको अवशोषित करती हैं? ये करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अवरक्त किरणें या विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। तो सीधा क्वेश्चन मतलब इसका आंसर कैसे बनेगा? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। ठीक है, अगला देखिए। वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ विच द फॉलोइंग कंट्री? वॉलीबॉल जो है वो किस कंट्री का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है? कौन सा? वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वॉलीबॉल है वो आपका किससे संबंधित है? नेपाल देश से है, और ये नेपाल देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा नदी के, पुनपुन नदी के, गंडक नदी के या फिर निरंजना नदी के? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज न्यू कैपिटल ड्यूरिंग हर्षवर्धन रीजन दैट शिफ्टेड फ्रॉम थनेसर? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थनेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कुरुक्षेत्र थी, मगध थी, पाटलिपुत्र थी या फिर कन्नौज थी? तो वो राजस्थान जो स्थानांतरित होने वाली राजधानी थी उसका नाम था कन्नौज। ठीक है, Which of the following army's strength was गुरिल्ला वॉरफेयर? गुरिल्ला क्या होता है? एक युद्ध की कला होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा की, मुगल की, ब्रिटिश की या फिर नायक की? ठीक है, तो ये कहाँ की थी? मराठाओं की युद्ध नीति थी, एक उनका पार्ट था, रणनीति थी, ये थी गुरिल्ला युद्ध। डैश टेक्निक वॉज यूज फॉर मेकिंग ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल मतलब नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई जिसको कहते हैं कास्टिंग? ठीक है, तो ये क्या था? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। इसका नाम क्या है? मोम लोपी ढलाई। ठीक, इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला देखिए। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए।
ये थे मकबूल अहमद आजादी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या हजरत मोहानी। तो संपूर्ण मतलब पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार सेवक या जो उस समय के कार्यकर्ता थे उनका नाम क्या था? हजरत मोहानी साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? इनमें से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, या फिर बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या फिर आपका पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो इसका स्वदेशी का मेन कारण क्या था? आपका बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय ही बना स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण। ठीक है। Which was an example of the ultimate authority of the British government in the provisions of the Government of India Act 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? पहला है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, दूसरा है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, या संघीय बैंकों की स्थापना, या फिर शक्ति का विभाजन। तो ये अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। क्या है? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है। अगला देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी वो हमारे नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है। The main reason behind Mahatma Gandhi's decision to take up the खिलाफत issue was, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या फिर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या आपका अगला ऑप्शन है हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका वन ऑफ द बेस्ट आंसर है आपका क्या है? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में अधिक एकता लाने के लिए। ठीक है। क्या था मुद्दे का कारण? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। ठीक। अगला देखिए, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वन कैन फाइंड अ वाइड डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर? भारत में कहां पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात का तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? मतलब एक बड़ा डिफरेंस, एक वाइड डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस पाया जाता है। थार मरुस्थल में, केरल में, अंडमान निकोबार में, या फिर गोवा में। तो ऐसे डिफरेंसेस हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बालू होती है और बालू दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में उतना ही मतलब डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये कहाँ पर होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन कुछ आए और डेजर्ट का नाम हो तो आपका आंसर क्या होगा? डेजर्ट ही होगा, मरुस्थल ही होगा। इनटू हाउ मैनी मेजर टाइम जोन इन द वर्ल्ड डिवाइडेड? कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में या टाइम जोन में विभाजित किया गया है विश्व को? ठीक है। 12, 30, 24 या नन ऑफ दिस? तो ये किस में किया गया है? 24 भागों में, 24 जोन में विश्व को बांटा गया है टाइम जोनों में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन? इनमें से पॉपुलेशन चेंज निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु और बर्थ। तो जन्म होगी तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। प्रवसन, मान लीजिए मृत्यु हो गई, 100 थे पहले, कितने थे? 100 थे,
10 लोग मर गए, मतलब कम हो गए ना, तो अब कितने हो गए 90। मान लीजिए 100 थे, 10 लोग क्या हो गए बढ़ गए, तो कितने हो गए 110 हो गए। मान लीजिए 100 थे, 100 में से 10 क्या हो गए चले गए या आ गए, प्लस माइनस कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, या तो अगर चले गए हैं तो ये 90 हो जाएगा, आ गए हैं तो 110 हो जाएगा। तो भी तो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा है जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो भाई ये तीनों तो हैं। इसका मतलब आपका क्या बचा, मॉर्बिडिटी मतलब रुग्णता। समझ गए। अगला देखिए, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज लॉन्च। स्थिरता के साथ विकास, क्या है नारा, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चौथी, छठी, तीसरी या पांचवी, तो ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो किस उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी, स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम या निजी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो भैया निजी क्षेत्र होता है, जो कि कैसे होता है, कई सारे लोगों के समूह द्वारा या फिर कई सारे लोगों के साथ शुरू किया गया काम होता है ये। नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट ऑफ अर्थ। ये क्या है, उस जंगल का नाम बताइए आप जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। किसको, जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो आपका टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या फिर उत्तरी पूर्वी भारत के वन। तो आपका जो अमेजोन का जंगल है, जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन है, ये आपका क्या है, सही आंसर है। और यही जाना जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। कौन सा जंगल, पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में क्या जाना जाता है, अमेजन का वर्षा वन। तो ये हो गए आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पेट 2022 में पूछे गए हैं। अब अगले जो सेट आएंगे वो पेट 2021 में पूछे गए प्रश्नों के आएंगे। तो याद रखिए, अभी आपको इसमें मैथ्स कराना है, रीजनिंग कराना है, जो आपके पाई चार्ट आए, बार ग्राफ है, ये सारी चीज़ें हमारे दीपक सर आज से या फिर कल की क्लास से शुरू कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2022-21 में आए हैं वो सारे वो करा देंगे। बाकी जीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए ये मैं करा ही दे रहा हूँ। हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, हमारे प्रयास आपको पसंद आते हैं, तो आप हमारी टीम को, हमारे चैनल को, हमारे प्रयासों को अप्रिशिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।